Hello dear students, a very warm and energetic welcome to all of you. Yes, जैसा कि आपको पता है, myself रंजना, I am your science faculty और जैसा कि आपको पता है कि हमने जो नया बायोलॉजी सीरीज जो है वो लॉन्च किया है, तो उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? उसमें हम आज पढ़ेंगे excretion, that is the excretion in plants and animals. अब स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपके लिए एक माइंड मैप भी अटैच किया है जिसके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको हमेशा से एक ही बात कहती आई हूँ, ये जो माइंड मैप है ये आपके रिवीजन स्ट्रेटेजी को आसान बनाने के लिए है। देन आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज द एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन पे जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। अच्छा, ये सोचो कि हम घरों में रहते हैं, ठीक है? हम घर में रहते हैं तो अगर घर से गंदगी ना निकाले, कूड़े कचरे अगर हम इकट्ठे किए रहें तो क्या होगा? देखिए, हम घर में हैं, ओके, घर में रहते हैं, आप सब भी रहते हैं, मैं भी घर में रहती हूँ, है ना? अब अगर घर में मान लो रोज के कचरों को अगर निकाला नहीं गया तो क्या होगा? हम कचरा क्या करते हैं? डस्टबिन में फेंकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये पता है कि अगर इसको रिमूव नहीं किया गया अपने घर से तो घर में क्या होगा? घर में गंदगी फैलेगी, बहुत सारे माइक्रोब्स आएंगे, उनसे बीमारियां फैलेगी, हम बीमार हो जाएंगे। तो जिस तरह से घरों से कचरा निकालना जरूरी है, ठीक वैसे ही हमारी बॉडी से भी वेस्टेज मटेरियल, जो वेस्टेज मटेरियल है जिनका हमारी बॉडी को कोई नीड नहीं है, उनको निकालना भी हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सक्रीशन के डेफिनेशन से। लेट्स स्टार्ट। The biological process involved in the removal of harmful metabolic wastes from the body is called excretion. बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो प्रोसेस जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर चल रहा है। आपको जैसे कि पता है कि ये जो एक्सक्रीशन है ये किस में आता है? लाइफ प्रोसेस में आता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लाइफ प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो हम किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही बात कर रहे हैं। तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो इन्वॉल्व होता है आपके बॉडी के हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको रिमूव करने में, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब यहाँ पर मेटाबॉलिक वेस्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, आपके बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। मैं आपको मतलब जितने भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं उसमें मैं आपको बताते आ रही हूँ स्टूडेंट, इस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में क्या होता है? इस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में जो इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती रहती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं, तो उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैसे प्रोडक्ट्स जिनका नीड नहीं है। अब उस बाई प्रोडक्ट को, उस मेटाबॉलिक वेस्ट को ही आपके बॉडी से रिमूव करने को हम क्या कह रहे हैं? एक्सक्रीशन। देखिए, various metabolic reaction occur in the body leading to formation of various waste products such as carbon dioxide and urea. आपको याद होगा जब हमने रेस्पिरेशन भी पढ़ा था तो मैंने आपको रेस्पिरेशन में भी बताया था, अगर हम इसे रेस्पिरेशन से थोड़ा सा लिंक करें, है ना, तो आपको भी पता है कि रेस्पिरेशन में क्या था? ऑक्सीजन इन करते थे और CO2 को आउट करते थे। ऑक्सीजन इन एंड CO2 आउट। हमारे बॉडी में क्या होते हैं? हमारे बॉडी के सेल्स में बहुत ऐसे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का क्या मतलब है? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस जो चलते हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें बहुत तरह के वेस्टेज प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। तो इस वेस्टेज प्रोडक्ट में क्या क्या बन सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, और इनका रिमूवल हमारे बॉडी से जरूरी है। अगर इनका रिमूवल हमारी बॉडी से नहीं हुआ तो आप इसको लिंक कीजिए, अगर हम अपने घरों से कचरे को बाहर ना निकालें तो क्या होगा? गंदगी फैलेगी, बीमारियां होंगी। अगर हमारी बॉडी से ये वेस्टेज मटेरियल को बाहर नहीं निकाला गया तो हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं एंड इंडिविजुअल की डेथ हो सकती है।
तो स्टूडेंट अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम वेस्टेज प्रोडक्ट्स की। वेस्टेज प्रोडक्ट्स में वो कौन कौन से वेस्टेज प्रोडक्ट्स हैं जिनका फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, सेकेंड वन इज नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ वन इज एक्सेस वाटर। देखिए, जब इसने बात की नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स की, तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट इसने जब पहले ही मेंशन कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ। हेलो शिखा पारिक, हेलो जिया सिंह, हेलो। देखिए, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ये मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स है, मतलब कहने का यही है हमारे बॉडी से जो रिमूवल हो रहा है वेस्टेज प्रोडक्ट्स का, उसमें मेनली कौन सा होता है, मेनली होता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज द N2 कंटेनिंग कंपाउंड। अच्छा, आप थोड़ा आज की क्लास हम थोड़े एनर्जेटिक होके पढ़ेंगे, ओके। आज की क्लास में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगी और अगर आपने मुझे सही रिप्लाई किया तो आपको ट्रॉफी मिलेगी, ओके। डन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स की। दे आर मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स। द इंपॉर्टेंट नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और हमारी बॉडी में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कौन कौन से हैं, हमारी बॉडी में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। सेकेंड वन इज नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज द लैक्टिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या है, ये नॉन नाइट्रोजनस वेस्टेज प्रोडक्ट्स हैं, इनका भी हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होता है। थर्ड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी में बनते हैं, तो इनका भी एलिमिनेशन जो है वो हमारी बॉडी से बहुत ही जरूरी होता है। एंड फोर्थ वन इज एक्सेस वाटर। वाटर का अमाउंट, मतलब एक्सेस कहने का मतलब है जितना हमारी बॉडी को नीड है उससे भी ज्यादा, तो उसका भी रिमूवल जो है वो हमारी बॉडी से बहुत ही ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। अब स्टूडेंट, इन वेस्टेज प्रोडक्ट्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को भी हमने क्लासिफाई किया है। देखिए, on the basis of nitrogenous waste products which is excreted from the body is divided into, मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने क्या किया है, जो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करा है कितने पार्ट्स में। देखिए, फर्स्ट वन इज अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, सेकेंड वन इज यूरियोटेलिक एंड थर्ड वन इज यूरिकोटेलिक। कोई बता सकता है कि अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक का मतलब क्या है। अगर आप इसे हम कह सकते हैं कि ये जो आगे का कंपाउंड है इसमें ही इसका आंसर छुपा है। क्या आप बता सकते हो कि अमोनोटेलिक का मतलब क्या है। गुड, रिद्धि गुप्ता, आपने सही आंसर किया, अमोनिया। अमोनोटेलिक का मतलब क्या है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, मतलब उनके बॉडी से अमोनिया का एक्सक्रीशन हो रहा है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट्स, तो उसे हम क्या कहेंगे इस तरह के ऑर्गेनिज्म को, अमोनोटेलिक। सेकेंड वन इज यूरियोटेलिक, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, एंड थर्ड वन इज यूरिकोटेलिक, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। अब स्टूडेंट, हमने यहाँ बात की अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक की। इस बेसिस पर यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हैं, वो हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी अगर हमने लिया अमोनोटेलिक, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जैसा कि मैंने आपको बताया जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं।
अब देखिए उसके एग्जाम्पल्स। एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल बोनी फिशेज एंड टेडपोल ऑफ फ्रॉग्स एटसेट्रा। देखो हमने बात की जब अमोनोटेलिक के बारे में, तो इसका एग्जाम्पल आपने देखा एक्वेटिक एनिमल्स है ना। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या आ जाएंगे? बोनी फिशेस, ओके। एंड सेकेंड वन इज टैडपोल। देखो अमोनोटेलिक का मतलब क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट यहाँ हमने एक्वेटिक एनिमल्स की बात की है। देखिए ये जो अमोनिया होता है ये काफी टॉक्सिक होता है। अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक। अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है और अमोनिया को एक्सक्रीट होने के लिए प्लेंटी अमाउंट में वाटर चाहिए। ए प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब काफी प्रचुर मात्रा में पानी होना चाहिए, तब जाके अमोनिया का एक्सक्रीशन होगा। यहाँ मैंने देखिए फ्रॉग्स का ना क्या लिखा है, ओनली टैडपोल, उसके लार्वा के बारे में बताया है। आपको भी पता है फ्रॉग किस में आते हैं? फ्रॉग एम्फीबियंस में आते हैं, मतलब जो वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं, डुअल नेचर जिनका होता है। तो उनका जो लार्वा होता है वो अमोनोटेलिक होता है, ओके। सेकेंड वन इज यूरियोटेलिक। देखिए यूरियोटेलिक की हमने जब बात की, ओके स्टूडेंट, यूरियोटेलिक में हमने क्या पढ़ा था? हमने यूरियोटेलिक में पढ़ा था कि जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो देखिए कार्टिलेजिनस फिश, फ्रॉग, तो इससे और इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये तो हमने उसके लार्वा की बात की, ओके। एंड दिस वन इज एडल्ट फ्रॉग एंड मैमल्स। एज यू नो वी ऑल आर मैमल्स, हम मैमल्स में आते हैं। तो हम क्या एक्सक्रीट करते हैं? तो हम एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, ओके। अब ये जो यूरिया है, यूरिया की अगर हम बात करेंगे देन यूरिया इज लिस्ट टॉक्सिक देन अमोनिया। जो यूरिया होता है वो अमोनिया से थोड़ा कम टॉक्सिक होता है, ओके। एंड थर्ड वन इज यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक का क्या मतलब हुआ? यूरिकोटेलिक का जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, ये पेस्ट की तरह सेमी सॉलिड टाइप के होते हैं, ओके। और ये जो यूरिकोटेलिक जो होते हैं ये लिस्ट टॉक्सिक होते हैं अमोनिया से। अगर हम इनका देखें, अगर एक हम ना ऑर्डर वे में चले तो क्या होगा? देखिए फर्स्ट वन इज अमोनिया, देन यूरिया, देन यूरिक एसिड। मतलब सबसे टॉक्सिक अमोनिया है और इसको काफी अमाउंट में वाटर चाहिए एक्सक्रीट होने के लिए। उसके बाद उससे लिस्ट टॉक्सिक यूरिया है, उससे लिस्ट टॉक्सिक यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड के एग्जाम्पल क्या है? बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स। बर्ड्स, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स। हेलो जयदेव, नो प्रॉब्लम, ये कभी कभी हो जाता है, इट्स ए माइनर मिस्टेक, कोई बात नहीं, हम अभी इसे सही करा देंगे, ओके। देखिए अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस होते हैं ये आपके बॉडी में क्या करते हैं? आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। द एक्सक्रीटरी प्रोसेसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in maintaining homeostasis in the living body। ये कह रहे हैं कि excretory processes, elimination, wastage material का उससे क्या होता है? उससे हमारे बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल होता है। देखो इन्वायरमेंट तो चेंज होते रहते हैं आउटर, लेकिन हमारे बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो क्या रहता है? वो स्टेबल होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस फेनोमेनन को, नॉट प्रोसेस, इस फेनोमेनन को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे जब एक्सक्रीशन के बारे में, तो सबसे पहले जैसा कि हमने न्यूट्रिशन में भी देखा, रेस्पिरेशन में भी देखा, तो आज अभी हम वापस से अमीबा पर एक बार फोकस करते हैं। इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, डू यू अंडरस्टैंड ना?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म, बताइए। चलिए स्टूडेंट, देखिए मैं वापस से बता रही हूँ, सिंपलर ऑर्गेनिजम्स मतलब ये सिंगल सेल है, ओके। जैसे यहाँ पर रिमूवल जो होता है वेस्टेज का, मतलब वेस्ट मटेरियल का, वो किसके थ्रू होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है उसके सराउंडिंग वाटर में। अब सुनिए होता क्या है, क्योंकि अमीबा एक बहुत ही सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अमीबा जो होते हैं ये बहुत ही सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनमें क्या होता है, इनके लिए चाहे अगर जब हमने न्यूट्रिशन की बात की थी या फिर हमने रेस्पिरेशन की बात की थी और आज ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर आज एक्सक्रीशन हो, इनमें क्या होता है, इनमें डिफ्यूजन प्रोसेस ही सफिशिएंट होता है। लेकिन व्हाट अबाउट हायर एनिमल्स और हायर प्लांट्स, व्हाट अबाउट हायर एनिमल्स, हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, देखिए multicellular organisms utilize more complex excretory method. In human beings they have a well defined excretory system. This one is human और हमारा क्या है, एक प्रॉपर excretory system बना हुआ है। जो multicellular organisms होते हैं, हम में क्या होता है, we are very complex animals। आपको भी पता है complexity not about mind, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगर हम अपना कंपैरिजन, अगर मैं इसका कंपैरिजन अगर इससे करूं तो आप देख सकते हो ना ये कितना सिंपल है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जब मल्टी सेलुलर की, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इसमें अगर हम ह्यूमन को लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में सारे फंक्शंस के लिए अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं। जैसे न्यूट्रिशन हो तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन की हमने बात की थी तो वहां पर रेस्पिरेटरी सिस्टम था, हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात की थी तो सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक वैसे ही हमारे पास एक वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन ह्यूमन में कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज प्राइमरी और मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड सेकेंड वन इज एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। इसका क्या मतलब होता है, प्राइमरी का मतलब क्या है और एसेसरी का मतलब क्या है, देखिए मैं बताती हूँ। प्राइमरी और मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब होता है वैसे ऑर्गन जो प्राइमरली इन्वॉल्व्ड हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस में, मतलब उनका वन एंड ओनली वर्क ही है क्या, एक्सक्रीट करना, एक्सक्रीशन का काम करना, ओके। एंड सेकेंड वन इज एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब क्या होता है, मतलब इनका प्राइमरी फंक्शन एक्सक्रीशन नहीं है, इनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीशन में ये सहायक हैं, मतलब हेल्पर का काम कर रहे हैं। जैसे हम है तो होते हैं ना, सपोज मान लो कि जैसे आप एग्जाम में बैठे हो, है ना, तो एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हैं, तो हमारा काम क्या है उस समय कुछ भी वैसा नहीं करना, पर हम ऐसा कर रहे हैं ना, तो बस, तो वैसे ही स्टूडेंट जो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो एक्सक्रीशन नहीं होता, लेकिन ये एक्सक्रीशन के प्रोसेस में भी अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। समझ में आई बात आपको? हेलो शुभम कुमार, आप लोगों ने बहुत करेक्ट आंसर दिया, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। स्टूडेंट आज मैंने आपको पहले भी कहा था हम थोड़ा एनर्जेटिक होके आज पढ़ाई करेंगे, ओके। ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन पुट अप करूंगी और ऐसे ही आपको उसका रिप्लाई करना है। गुड, वेरी गुड। देखिए अब एक क्वेश्चन है, अब इसका आंसर जो मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बताएगा, आई विल गिव यू ए ट्रॉफी, लेकिन देयर इज ए वन कंडीशन। अब वो क्या है, कंडीशन ये है कि अगर इसका आंसर मैंने बताया तो ट्रॉफी मुझे ही जाएगी। देखिए
यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटरी मटेरियल इन, यूरिक एसिड जो है वो कौन एक्सक्रीट करता है? फिशेस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड एम्फीबियंस। Fishes, reptiles, mammals and amphibians. You have only 5 seconds. Then time starts now. Jaldi. Come on student, fast. Then आंसर इज रेप्टाइल्स। और सही जवाब किसने दिया है? सही जवाब दिया है शुभम ने और रिद्धि ने, और आपको जाती है एक ट्रॉफी। गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये ट्रॉफी आप दोनों को मेरी ओर से, ऐसे ही क्लास में बने रहिए। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, देन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, सबसे पहले प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैंने आपको बता दिया जो क्या है। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मतलब क्या है? जो प्राइमरी इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन में। ए पेयर ऑफ किडनी, दिस वन पेयर है किडनी। नेक्स्ट वन इज ए पेयर ऑफ यूरेटर, दिस वन यूरेटर। देन ए यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। एक बार वापस से देखते हैं प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, सेकेंड वन इज यूरेटर, थर्ड वन इज यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ वन इज यूरेथ्रा। आप इसको भी इससे देखते रहिए। देखिए, किडनी, जो स्टूडेंट किडनी होता है वो एब्डोमेन के बैक में होता है और वर्टिब्रल कॉलम के lateral साइड में होता है। ओके, किडनी आर लोकेटेड एट द बैक इन द एब्डोमेन एंड lateral टू द वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, ये बताइए राजमा चावल, राजमा किसे किसे पसंद है? कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी। राजमा किसे किसे पसंद है? चलो कोई बात नहीं, राजमा मुझे बहुत पसंद है। ये आप में से सबको बहुत पसंद होगा ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब एज लाइक राजमा चावल इज माय फेवरेट। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं आपको राजमा क्यों दिखा रही हूँ? ऐसा आप थोड़ा सोचते हो कि मैम जैसे ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल्स लेती हैं तो वो क्यों बताती हैं? देखो, राजमा मैं यहाँ इसलिए दिखा रही हूँ स्टूडेंट, जो किडनी का शेप होता है, सी जो किडनी का शेप है वो डार्क रेड कलर का होता है और उसका शेप जो होता है वो बीन शेप होता है। किडनी का शेप जो है वो बीन शेप्ड है इसकी तरह, और कलर जो होता है इसका डार्क रेड होता है। मुंह में पानी आया राजमा चावल का नाम सुन के? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहां हम आपको दिखाते हैं, दिस वन इज लेफ्ट किडनी, दिस वन इज एओर्टा। एओर्टा याद होगा, हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है। ये है आपका लेफ्ट रिनल आर्टरी। ओके, नेक्स्ट वन इज वेना केवा। वेना केवा आपको याद होगा स्टूडेंट, वेना केवा का मतलब क्या है? लार्जेस्ट वेन। दिस वन इज लेफ्ट रिनल वेन। देन लेफ्ट यूरेटर, अभी हमने यूरेटर पढ़ा था, राइट यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड देन यूरेथ्रा। अच्छा, एंड दिस वन इज राइट रिनल आर्टरी। आपको ये थोड़ा लग रहा है कि सब में रिनल वर्ड क्यों यूज किया गया है? देखिए, रिनल वर्ड हमने क्यों यूज किया है? बताइए, रिनल वर्ड क्यों यूज करा है? देखिए, रिनल वर्ड ऑलवेज स्टैंड फॉर किडनी। रिनल वर्ड जो होते हैं वो हम हमेशा किडनी के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लंग्स के लिए हमने पल्मोन्स वर्ड यूज करा था। अगर हम सर्कुलेशन से वहां पर देखें तो, सॉरी रेस्पिरेशन में देखें तो लंग्स वर्ड हमने किसके लिए किया था? सॉरी, पल्मोन वर्ड्स हमने किसके लिए किया था स्टूडेंट? पल्मोन वर्ड्स हम लंग्स के लिए करते थे। ठीक वैसे ही रिनल वर्ड स्टैंड फॉर किडनी। अब देखिए, the blood in our body is constantly passing throughout kidney.
जो ब्लड होता है हमारी बॉडी का वो कॉन्स्टेंटली किडनी से पास आउट होते रहता है और यूरिन का प्रोडक्शन किडनी में होता है। यूरिन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? यूरिन का प्रोडक्शन किडनी में होता है। ये देखिए, ये जो आउटर पार्ट होगा दिस वन इज किडनी। किडनी के इस आउटर पार्ट को हमने कॉर्टेक्स कहा, किडनी के इनर पार्ट को हम मेडुला कहते हैं और किडनी के इसमें ये जो पार्ट होता है, ये जो उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल पार्ट है नेफ्रॉन का, ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल पार्ट है किडनी का जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। वापस से एक बार ध्यान दीजिए, कॉर्टेक्स, उसके आउटर पार्ट को हमने कॉर्टेक्स कहा, उसके इनर पार्ट को हमने मेडुला कहा और स्टूडेंट ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन जो है वो किडनी के फंक्शनल यूनिट जो है वो माने जाते हैं। अब हम आते हैं नेफ्रॉन पर। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। और नेफ्रॉन के नंबर्स कितने होंगे? कुछ आइडिया है आप लोगों को? जरा मुझे बताइए। गुड शिखा पारिक, आपने बहुत सही आंसर किया। गुड, कीप इट अप। आपको भी मेरी ओर से एक ट्रॉफी जाती है। देखिए, नेफ्रॉन जो था ये तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किडनी का। और नेफ्रॉन कितने नंबर्स होते हैं एक किडनी में नेफ्रॉन का? चूंकि आपके में किडनी कितनी होती है? 1 पेयर। देन ईच किडनी ऑफ मैन इज फॉर्म्ड ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। जो किडनी होती है मैन की वो कितने मिलियंस उसमें नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं? 1 मिलियंस। अब नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, मतलब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर जो है उनमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके? इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब्यूल which is connected with collecting duct at one end and a cup shaped structure on the other end। ये कह रहे हैं कि इसमें एक ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि कनेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट से एक एंड पर और दूसरे एंड पर ये कप शेप स्ट्रक्चर से जुड़ा होता है। सी, इस कप शेप स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। इट कंटेन बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ये जो डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डबल वॉल्ड ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है, इस डबल वॉल्ड कप कैसा होता है स्टूडेंट? कप ऐसा होता है, ठीक है, ये इसे आप इसे यूज मत करना। देखो कप ऐसा होता है, तो डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर को हमने बोमन्स कैप्सूल कहा है। इसमें कैपिलरीज के टफ्ट होते हैं, मतलब कैपिलरीज के गुच्छे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। अब मैं आपको शो करती हूँ नेफ्रॉन। देखिए, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। ये क्या हुआ? रेनल आर्टरी के ब्रांच हो गए। दिस वन इज ग्लोमेरुलस। अभी हमने पढ़ा था ना ग्लोमेरुलस के बारे में। उसके बाद बोमन्स कैप्सूल, ट्यूब्यूलर पार्ट, रेनल आर्टरी, रेनल वेन एंड कलेक्टिंग डक्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, ये जो आप डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस पूरे पार्ट को हमने इस वाले पार्ट को हम बोमन्स कैप्सूल कहते हैं। अब इस बोमन्स कैप्सूल में बहुत सारे कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज का एक टफ्ट होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ओके, अब देखिए, उस ग्लोमेरुलस हमने उसे कहा। अब वापस से जब हम पीछे वाले स्टेटमेंट पर जाएंगे तो हमने पढ़ा था ना ट्यूब्यूलर पार्ट। देखिए, ट्यूब्यूलर पार्ट कौन से है? ये हो गए उसके ट्यूब्यूलर पार्ट। दिस वन इज ट्यूब्यूलर पार्ट। ये उसके ट्यूब्यूलर पार्ट हो गए। कौन कौन से होते हैं? प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। अगर हम बात करेंगे नेफ्रॉन की, देन नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट वन इज बोमन्स कैप्सूल, second one is PCT, that is the proximal convoluted tubule. Third one is loop of Henle. Fourth one is DCT. देखिए, अगर हम बात करेंगे
किसकी? नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की। तो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ बोमन्स कैप्सूल, जो कि आपको यहाँ शो हो रहा है। सेकेंड वन इज पीसीटी, दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, बोमन्स कैप्सूल जो होता है वो क्या करता है? वो कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू कर रहा है उसका ये पार्ट। ओके, हम उसे क्या कहते हैं? उसके ट्यूब टाइप के स्ट्रक्चर को हमने प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल कहा। उसके बाद दिस वन, आप ये वाले स्ट्रक्चर को आप देखिए, दिस वन इज लूप ऑफ हेनले एंड फोर्थ वन इज डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल। और ये जाके कहाँ खुलता है? कलेक्टिंग डक्ट में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, देखिए कुछ ऐसे हम यहाँ पे आपको फन फैक्ट्स भी दिखाएंगे और कुछ आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स लेकर आते रहते हैं आपके सामने। जो यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी होती है इन द ब्लैडर ऑफ एन एवरेज एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली 16 to 24 ounces. The urine holding capacity in the bladder of an average adult is approximately 16 to 24 ounces. मतलब स्टूडेंट, जो ब्लैडर है आपका, यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें जो यूरिन की होल्डिंग कैपेसिटी है वो कितनी है? 300 to 800 ml. अब हम आते हैं यूरेटर पे। यूरेटर क्या था? देखिए, this one is right ureter, this one is left ureter. A pair of ureters carry urine from kidney to urinary bladder. मान लो यहाँ पे हमने जब पढ़ा कि यूरिन का फॉर्मेशन जो है कहाँ पर होता है? यूरिन का फॉर्मेशन आपके किडनी में होता है, तो वहां से कैरी करता हुआ, मतलब इस ट्यूब, ये जो दो ट्यूब टाइप के दिख रहे हैं यूरेटर, उसके थ्रू वो कहाँ पहुंचता है? यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट देखिए, यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम बात करेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूरिन को जिसने किससे रिसीव किया? यूरेटर से। दिस वन इज यूरिनरी ब्लैडर, इट इज ए मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड इट रिसीव यूरिन थ्रू यूरेटर्स। इट स्टोर्स यूरिन टेम्पररली। आपके यूरिन को टेम्पररली स्टोर करके रख सकता है यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा देखिए, हमारे बॉडी में जो यूरिया होता है, ओके, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? आपके यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है। आपका ये जो यूरिया है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है। लिवर में भी कैसे होता है? लिवर में भी ऑर्निथिन साइकिल, मतलब यूरिया साइकिल के थ्रू एज ए बाय प्रोडक्ट यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिकली किडनी का फंक्शन क्या है? देखिए, किडनी का फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन। किडनी क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो और यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर में। और ये ट्रांसपोर्ट होगा आपके किडनी तक किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। अंडरस्टूड है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यूरेथ्रा की। देखिए, यूरिन इज पास्ड आउट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर थ्रू यूरेथ्रा। अब क्या होता है? यूरिन जो है वो पास आउट होता है यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पे? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में पास आउट हो जाएगा और फाइनली ये कहाँ होगा? आउटपुट। उसका आउटपुट जो है वो बाहर हो जाएगा। अगर हम देखेंगे किडनी के फंक्शन को, तो किडनी का फंक्शन क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स। किडनी का फंक्शन है, मेजर फंक्शन है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करता है आपके बॉडी से। सेकेंड वन इज वाटर बैलेंस, ये हमारे बॉडी में वाटर के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। थर्ड वन इज एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, आपके बॉडी के कुछ टॉक्सिक केमिकल्स भी हमारे बॉडी में होते हैं, उनको भी एलिमिनेट करता है। एंड फोर्थ वन इज ये मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये क्या करते हैं? ये आपके बॉडी के फ्लूइड्स को, के पीएच को मेंटेन करते हैं। अब यूरिन का पाथवे क्या है? देखिए, फर्स्ट वन इज किडनी, हमने पढ़ा था। किडनी के बाद यूरेटर्स, यूरेटर के बाद क्या पढ़ा था हमने? यूरिनरी ब्लैडर,
यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या पढ़ा था हमने? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बाद कहाँ होगा? आउटसाइड। स्टूडेंट यहाँ पर एक टर्म आप हमेशा याद रखना, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन, पासिंग आउट ऑफ यूरिन इज टर्म्ड मिक्चुरेशन। यूरिन के पासिंग आउट को हम मिक्चुरेशन कहते हैं। यूरिन का पाथवे क्या है? किडनी से चला यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा एंड देन आउटसाइड में उसका क्या होता है? एलिमिनेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। आपको याद है हमने बात की थी एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। रिद्धि गुप्ता, अगर आपका ये जो मतलब क्वेश्चन जो आपने कमेंट सेक्शन में लिखा है, आपने लिखा है कि किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। नहीं, यहाँ आप लोग एक मेजर मिस्टेक कर रहे हो। किडनी का काम होता है ब्लड को फिल्ट्रेट करना, उसे हम प्यूरिफाई नहीं कहेंगे। उसे जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन लंग्स में होता है। प्यूरिफिकेशन वहां पे चलता है लंग्स में। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ बस फिल्ट्रेशन होता है। यहाँ पर प्यूरिफिकेशन जैसे कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन आपकी किडनी में होता है। देखिए एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमने क्या क्या देखा था? एक तो स्किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू और लिवर के थ्रू। आइए देखते हैं कैसे। लंग्स के थ्रू CO2, याद कीजिए रेस्पिरेशन चैप्टर। आप देख रहे हैं बार बार मैं आपको मतलब लाइव प्रोसेस के सारे चैप्टर्स में कंटिन्यू रिपीट किए जा रही हूँ। आपको भी लगता होगा मैं बार बार क्यों रिपीट करती हैं। एक्चुअली क्या है, ये सारे के सारे जो हैं स्टूडेंट, ये प्रोसेसेस ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। देखिए द एक्सपेलिंग ऑफ CO2 व्हेन ब्रीथ आउट। CO2 को एक्सपेल्ड करना थ्रू लंग्स। इसके अलावा स्किन के थ्रू क्या होता है? द एक्सपेलिंग ऑफ वाटर एंड वेस्ट थ्रू स्किन। जो स्वेटिंग होती है उसके थ्रू क्या होता है? वाटर जो है वो एलिमिनेट होते हैं। एक फन फैक्ट आपके लिए, देखिए जो लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में, दिस वन इज स्किन। अब ये क्या करता है? ये ना प्रोटेक्टिव और सेंसरी ऑर्गन के फॉर्म में भी काम करता है। द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन योर बॉडी नेमली स्किन, एंड इट ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ प्रोटेक्शन एंड एज ए सेंसरी ऑर्गन। तभी तो इसे हमने एसेसरी ऑर्गन में रखा है, क्योंकि अगर हम स्किन की बात करेंगे तो स्किन का मेजर फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का। लिवर के थ्रू देखिए हेमोग्लोबिन जो होते हैं उनका कन्वर्जन बाइल पिगमेंट्स में होता है जो कि एक्सपेल्ड आउट होता है। लिवर का मेन फंक्शन क्या था? लिवर की अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे, ऐसे तो लिवर में बहुत तरह के फंक्शंस चलते हैं। लिवर को हम केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं, नॉट सेल, केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। तो इसका जो काम है लिवर का वो मेनली एक्सक्रीशन का नहीं होता है, लेकिन ये इसमें भी रोल अपना प्ले करता है। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखिए सबसे पहले यूरिन इज फॉर्म्ड ड्यू टू फिल्ट्रेशन इन किडनी। यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है किडनी में। इन ह्यूमन बॉडी ब्लड कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिया और यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। हमारे बॉडी में क्या होता है? यूरिया और जो यूरिक एसिड बनते हैं तो वो आपकी किडनी तक कौन लेके जाता है? वो आपकी किडनी तक ब्लड लेके जाते हैं। ओके, The purpose of making urine is to filter out waste products from the blood just as CO2 is removed from the blood in the lungs. जो पर्पस होता है हमारा यूरिन के को बनाने का, उसका क्या मेन पर्पस है? उसका तो यही पर्पस है कि हम क्या करें? वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर आउट कर दें। ठीक वैसे ही जैसे लंग्स क्या करता है? ब्लड में से ऑक्सीजन को CO2 को लेकर उसको एक्सपेल्ड आउट कर देता है। हमने जो पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में।
देखिए, मैं वापस से एक बार आपको रिपीट करती हूँ। जब हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना स्टूडेंट, तो इसमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। ये आपके पूरे माइंड में होना बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डू यू नो इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स आपका ब्लड कितने टाइम पास करता है किडनी से? तो आपका ब्लड पास करता है 300 टाइम्स। एंड कैन यू जस्ट इमेजिन द entire blood content of human body gets filtered and purified within 45 minutes. Yes, within 45 minutes ये क्या होते हैं? 45 मिनट्स में आपके ह्यूमन बॉडी के जो ब्लड कंटेंट है वो फिल्टर्ड भी हो जाते हैं और प्यूरिफाइड भी। देखिए, अब हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स की। तो यूरिन फॉर्मेशन का जो स्टेप्स है वो डिवाइडेड है 3 प्रोसेसेस में, 3 स्टेप्स में। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, and third one is tubular secretion. Okay, mechanism of urine formation is divided into 3 parts. First one is ultrafiltration, second one is selective reabsorption and third one is tubular secretion. तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं स्टेप 1। देखिए, जो ब्लड कैपिलरीज थे ग्लोमेरुलस के, याद होगा आपको, ग्लोमेरुलस वो काफी थिन होते हैं। ब्लड कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस आर वेरी थिन, so blood is filtered here and the filtrate is collecting in the cavity of Bowman's capsule. अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती है इस ग्लोमेरुलस की वो काफी थिन होती है, तो क्या होता है वहां पे फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाता है और वो किस में इकट्ठा होता है? तो बोमन्स कैप्सूल में। और यहाँ अमाउंट कितना होता है फिल्ट्रेट का? 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। This initial filtrate is rich in glucose, amino acids, salts, water, which are essential for us. अब देखिए स्टूडेंट, जब ब्लड वहां पर लेकर आया, ब्लड में तो क्या है? वेस्टेज मटेरियल भी है और कुछ यूजफुल सब्सटेंस भी होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। उनका एक्सपेल्ड आउट हमारी बॉडी से नहीं होना चाहिए, वरना हमारी बॉडी एक तो डिहाइड्रेशन की भी शिकार होगी और उससे इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। तो देखिए, जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है जो आ गया है किसमें? जो आ गया है आपके बोमन्स कैप्सूल में, वो उसमें क्या क्या होता है? कौन कौन से यूजफुल सब्सटेंस होते हैं? उसमें ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स और वाटर होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। देखिए, नॉर्मली इन ए हेल्दी एडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर पर डे। अगर हम इनिशियल फिल्ट्रेट की बात करेंगे जो कि बोमन्स कैप्सूल में है, उसका अमाउंट कितना होता है? 180 लीटर पर डे। और इसको एज इट इज आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की। देखिए, अब वो जो यूजफुल मटेरियल थे, चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम भी ड्रॉ करती हूँ। देखते रहिएगा। देखिए, आपके लिए मैंने जैसे ड्रॉ किया। अब क्या होता है, जब यहाँ पे वो फिल्ट्रेट आ गया है बोमन्स कैप्सूल में, तो उसमें क्या है? उसमें कुछ हमारे यूजफुल सब्सटेंस भी है। जब वो नीचे आएंगे कहाँ पे? आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में जब आते हैं, जब ये आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल में होते हैं, तो यहाँ पर क्या चलता है? यहाँ पर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। मतलब ये जो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं वो रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, किसके थ्रू? ट्यूब्यूलर
पार्ट्स के थ्रू, ओके, ट्यूब्यूलर पार्ट्स मतलब पीसीटी हो या डीसीटी, उनके थ्रू ये क्या किए जाते हैं, ये रीएब्सॉर्ब्ड कर लिए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट वन इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन का क्या मतलब होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, तो यहाँ इसके चारों तरफ कैपिलरीज भी होती है। आप याद करो थोड़े टाइम पहले जो हमने नेफ्रॉन देखा था, उसमें कैपिलरीज जो है वो क्या है, चारों तरफ उसके सराउंडेड है, किसके, नेफ्रॉन के सराउंडेड है कैपिलरीज। आपके जो एनसीईआरटी बुक का जो डायग्राम है आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो ये कहता है कि जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है वो एडिशनल वेस्टेज जो ब्लड के होते हैं वो क्या करते हैं, वो वापस से डीसीटी में क्या कर रहे हैं, डीसीटी में उसको क्या करते हैं स्टूडेंट, वो ब्लड से उसको रिमूव करते हुए डीसीटी में आ जाते हैं, मतलब डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में उसको वो क्या कर रहे हैं, एंड एड्स देम टू फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का क्या मतलब था, जो बोमन्स कैप्सूल में बना था अब वो चल रहा है, पीसीटी से गुजरा, लूप ऑफ हेनले से गुजरा, उसके बाद डीसीटी में आया है जहां ट्यूब्यूलर सिक्रीशन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो एडिशनल वेस्टेज मटेरियल थे ब्लड से वो किस में आ जाते हैं, आपके डीसीटी में आ जाते हैं, वो उस फिल्ट्रेट में ऐड हो जाते हैं। Only excess amount of water and urea are the basic components of urine, which is formed as a result of ultrafiltration and selective reabsorption. इसका ये मतलब है कि जो बस एक्सेस अमाउंट है वाटर का, आप खुद सोचिए 180 लीटर पर डे जब ये बन रहा है एज इट इज, क्या ये हमारी बॉडी से निकले तो क्या हमारी बॉडी में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आएगी, आएगी। तो इस वजह से इस यूरिन फॉर्मेशन में हमने क्या देखा कि यूजफुल सब्सटेंस जो थे उनका क्या हो रहा है, यूजफुल सब्सटेंस वहां रीअब्सॉर्ब्ड हो गए जिनका हमारी बॉडी को नीड है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम यूरिन की बात करेंगे तो यूरिन में बेसिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से होते हैं, वाटर और यूरिया, ये उसके बेसिक कंपोनेंट्स है यूरिन के, जो किसके थ्रू बनते हैं, जो बनते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव reabsorption. Now this urine is temporarily stored in urinary bladder and its removal is under the control of nervous system. अब यहाँ पर क्या होता है, ये यूरिन हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में ये टेम्परली स्टोर हो सकता है और इसका रिमूवल जो है वो आपके नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। देखिए जब हम एनिमल्स के एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक बार आप इसे ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, CO2 रिलीज हो रहा है, आप देख सकते हैं ना, CO2 रिलीज हो रहा है, पत्ते भी गिर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, देखिए एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में plants get rid of gaseous waste material through stomata. स्टोमेटा याद होगा आपको, हमने स्टोमेटा पढ़ा था अपने लास्ट क्लास में। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी गैसियस वेस्टेज मटेरियल को किसके थ्रू रिमूव करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें या ऑक्सीजन की, ये कैसे प्लांट से बाहर निकलते हैं, ये प्लांट से बाहर निकलते हैं स्टोमेटा के थ्रू। नो जैसा कि आपने शिखा पूछा कि आप लिख सकते हो पीसीटी एंड डीसीटी, मैं कभी आपको एडवाइज नहीं करूंगी कि आप इस तरह से पीसीटी और डीसीटी लिख के आइए, ज्यादा अच्छा है एग्जाम में हम अच्छे से उसको एक्सप्रेस करें। जैसे सपोज अगर आप लिखते हो पीसीटी तो ये मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा लगेगा, आप उसकी जगह पूरा नाम लिखिए, दैट इज द प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये छोटे छोटे बच्चों ट्रिक्स होते हैं जिनसे हम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखिए अब हम देखते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू जो भी गैसियस वेस्टेज मटेरियल है वो क्या होते हैं, वो एलिमिनेट होते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर इज एक्सक्रीटेड आउट बाय ट्रांसपिरेशन। जो एक्सेस वाटर थे उनका एक्सक्रीशन किसके थ्रू हुआ, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। देखिए अब हम जब बात करेंगे ट्रांसपिरेशन की तो याद कीजिए लास्ट क्लास
क्या पढ़ा था हमने? ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या था? एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. Removal of excess water in the form of vapor is termed transpiration. Transpiration में क्या देखा था? जब वाटर में वो एक्सेस अमाउंट में जब वाटर का रिमूवल होता है वाटर वेपर के रूप में, तो इसे हमने ट्रांसपिरेशन कहा था. ठीक है. अब ये जो ट्रांसपिरेशन होता है स्टूडेंट, अब इसमें जब हमने कहा एक्सेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर भी जो है वो अगर ज्यादा अमाउंट में है तो ये भी क्या होगा? एक्सक्रीटरी मटेरियल में आ जाएगा. इसके अलावा स्टोमेटा का मैंने आपको बता दिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. देखिए, इन सम प्लांट्स excretory wastes are stored in the leaves and by shedding of these leaves plants get rid of excretory material. कुछ प्लांट्स में क्या होता है? excretory wastes materials जो होते हैं वो लीफ में स्टोर्ड होते हैं. अब प्लांट्स को जब उसे हटाना होता है तो वो क्या करते हैं? वो उसको शेडिंग ऑफ कर देते हैं, जिससे वो पत्ते जब नीचे गिर जाते हैं तो प्लांट्स जो है उस प्लांट्स को उनसे रिलीफ मिल जाता है. Some waste products are stored in the form of resin and gums in old xylem. Yes, student, xylem की बात हमने कर दी. देखिए, कुछ वेस्टेज प्रोडक्ट्स जो होते हैं प्लांट्स में वो स्टोर्ड होते हैं रेजिन और गम्स के फॉर्म में. कहाँ स्टोर्ड होंगे? जाइलम में, ओल्ड जाइलम में. प्लांट्स ऑल्सो सिक्रेट सम अनडिजायरेबल मटेरियल इनटू द सॉइल अराउंड देम. प्लांट्स कुछ वैसे मटेरियल, अनडिजायरेबल मटेरियल जिसका उसको कोई मतलब डिजायर्स नहीं है, उसको कोई नीड नहीं है, उसको भी सिक्रीट करता है सॉइल में, उसके आसपास के सॉइल में वो उसको एक्सक्रीट करता है.